अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वजिया ज़रा, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे वो है एंजाइम्स का। एंजाइम्स के ऊपर लेक्चर चैप्टर बनता भी है, क्योंकि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें कि किस तरह से ये बॉडी में वर्क करता है, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, और इसका अगर स्ट्रक्चर हम इसका फंक्शन देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस एंजाइम की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो हम इसे डिफाइन करते हैं एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ऐसे एंजाइम ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करते हैं लेकिन खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होते। मतलब आपने किसी केमिकल रिएक्शन में दफा एंजाइम का वर्ड यूज किया है तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आप वही एंजाइम किसी और रिएक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट लिखा है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का ही यही मतलब है कि वो जो भी रिएक्शन है उसको स्पीड अप करेगा। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन को स्पीड अप करेगा लेकिन वो खुद कभी उसमें कंज्यूम नहीं होगा, खुद कभी वर्क नहीं करेगा, खुद वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होके कंज्यूम नहीं होता, वर्क नहीं करता, लेकिन उसका काम क्या होता है कि वो उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको तेज कर देता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन खुद उसमें यूज नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो एंजाइम उसमें खुद वर्क नहीं कर रहे होते लेकिन उस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो वो एक तीसरा बंदा उसको क्या कर रहा है, उसमें आग लगा रहा है। ठीक है, उस झगड़े को उनको खुद झगड़ा नहीं कर रहा लेकिन उनका झगड़ा करवा रहा है। एंजाइम्स का भी ऐसे ही है कि ये खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते लेकिन उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको तेज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें एंजाइम्स की तो हम उनमें देखेंगे जो पहला है हमारे पास इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड है उसको ये क्या कर देते हैं एंड दे रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ऐसा नहीं होता कि आप रिएक्शन करें केमिकल रिएक्शन तो आपको ढेरों हजारों एंजाइम चाहिए होंगे, उनकी क्वांटिटी के लिए रिएक्शन के लिए एंजाइम भी बहुत होता है। उसके बाद हमारे पास हाईली सेंसिटिव टू द पीएच एंड टेंपरेचर, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो ज्यादातर क्या होता है ऑलमोस्ट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो एंजाइम्स है वो एक प्रॉपर टेंपरेचर एक पीएच पे ही काम करते हैं। अगर टेंपरेचर बढ़ा दिया जाए या पीएच चेंज की जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे और कभी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है हाईली स्पेसिफिक और लेस स्पेसिफिक। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं मतलब कौन सा रिएक्शन जाके कैटालाइज करना है उसके लिहाज से बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक खास रिएक्शन के लिए खास एंजाइम ही होता है जो जाके उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या वर्क इन इन विवो एंड एज वेल एज इन विट्रो। इन विवो एंड इन विट्रो का क्या मतलब है, इन विवो का मतलब है कि लिविंग सेल्स में, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, उनमें जो मैसेज है वो डीएनए से आ रहा है, डीएनए ने इसको कोड किया, एंजाइम्स बने। ठीक है, और जो एंजाइम्स है वो लिविंग सेल्स में ही बनते हैं और वहीं पे वर्क करते हैं, लेकिन लिविंग सेल्स में वर्क करने के साथ साथ उन्हें इन विट्रो भी काम किया जा सकता है। मतलब अगर आप एंजाइम्स को सेल से बाहर निकालें तो वो लैब में भी आप उससे अपना जो फंक्शन है परफॉर्म करवा सकते हैं, और जब एंजाइम्स हैं उनको हम इन विट्रो जो लैब होते हैं सिंथेसाइज भी कर सकते हैं थ्रू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास सम रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी, और जो एंजाइम्स होते हैं कई दफा उन्हें कुछ इनऑर्गेनिक मेटल्स और आयंस भी चाहिए होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए, जिन्हें हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोड द नीड ऑफ एक्टिवेशन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है और रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको तेज कर देती है। ये भी इसका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट है ओनली स्पीड ऑफ द रिएक्शंस एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होता है उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको कभी भी चेंज नहीं करते लेकिन उसकी जो स्पीड होती है बस उसी पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम का ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो एंजाइम से डिस्कवर कैसे हुई। सबसे पहले दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे पास, पियर्स एंड परसोस। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक जो बार्ले सीड्स होते हैं उनका मिक्सचर बनाया वाटर के अंदर, वो फ्लूइड सॉल्यूशन उन्होंने यूज किया स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब वहां से क्या हुआ कि उस मिक्सचर से वो जो स्टार्च था वो डाइजेस्ट हो गया। तो सबसे पहले जो एंजाइम का फंक्शन है उन्होंने डिस्कवर किया, और वहां पे जो उन्होंने मिक्सचर सा फ्लूइड मिक्सचर बनाया था बार्ले सीड्स और वाटर का जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया, उसको उन्होंने सबसे पहले नेम दिया था डाइस्टेरेस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कह रहे जो एंजाइम डिस्कवर हुआ है, जो फर्स्ट एंजाइम हुआ था
उसका नेम क्या वो डाइजेस्टेड वो क्या था, एक क्रूड मिक्सचर था, वो वाटर सील्ड इन द वाटर विद डाइजेस्टिव स्टार्च, ठीक है। उसके बाद जब हम एंजाइम्स की शेप और कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पहला हमारे पास है एंजाइम प्रोटीन इन नेचर। कहीं भी आप देखेंगे तो ज्यादा लिखा होता है कि ऑलमोस्ट एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर। ऑलमोस्ट प्रोटीन इन नेचर में क्या मतलब है कि एक हमारे पास एक्सेप्शन है कि जो प्रोटीन है वो जरूरी नहीं कि प्रोटीन इन नेचर ही हो, कुछ प्रोटीन के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन क्या है कि कुछ हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो मिलकर बने होते हैं आरएनए से, ठीक है। इसमें अगर आप एग्जांपल लें, इसमें बात है राइबोसोम्स की, जो कि आरएनए से मिलकर बने होते हैं, जो कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आप एग्जांपल लेना चाहें, हमारे पास राइबोसोम जो ऐसे एंजाइम है जो आरएनए से मिलकर बने होते हैं, हमारे पास होगा पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम रेट्स की बात करें तो जो एंजाइम है उनका वेट कितना हो सकता है, इट विल बी द 10,000/1 मिलियन, ठीक है। उसके बाद सच एंजाइम हाइपरट्रोफी। जब हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम बहुत स्टेबल नेचर होते हैं, क्योंकि उन्होंने केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। अब क्योंकि एंजाइम में प्रोटीन इन नेचर है तो उनके जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं पीछे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो अब जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है, वो स्टेबल है, तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो जो एंजाइम है वो ज्यादा हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, क्वाटरनरी, और इनका 3D स्ट्रक्चर होता है, ये कभी भी आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स के ऊपर हमने बात करी कि जो एंजाइम्स है उनके ऊपर एक हमारे पास एक कैटालिटिक या एक्टिव साइट होती है, जिसके थ्रू जो सबस्ट्रेट्स है उसमें कन्वर्ट होना है इनटू प्रोडक्ट, तो वहां पे उसकी क्या होगी, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम है 3D स्ट्रक्चर में है, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे उसकी कुछ होंगी कैटालिटिक साइट्स जो कि क्या करेंगी, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देंगी इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो एक्टिव साइट्स है इसमें बोला जाता है कि हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं और उनका जो नंबर है वो हो जाएगा हमारे पास 3 फॉर एग्जांपल हमने जो एल्डोल है उसके लिए अगर हम लेकर जाएंगे एक्टिव साइट देखें तो उसके ऊपर कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, इट विल द ग्लाइसिन, हिस्टिडीन एंड एलानिन। उसके बाद जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट के ऊपर भी हमारे पास 2 रीजन होते हैं, एक हमारे पास होता है बाइंडिंग साइट, ये होती है कैटालिटिक साइट, ठीक है। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में क्या डिफरेंस है कि जहां पे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है वो बाइंडिंग साइट बोलते हैं, लेकिन अब उस सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होना है इनटू द प्रोडक्ट, वहां से वो जो साइट इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक साइट, जो कि एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है इनटू प्रोडक्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट है, बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे, जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द प्रोडक्ट, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक साइट। जो प्रोसेस कौन सा होता है, कैटालिसिस का। उसके बाद जब हमने बात की जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनको वो प्रोटीन इन नेचर होता है, लेकिन कई दफा उन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट्स की भी जरूरत होती है किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या उसकी कैटालिसिस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर के लिए आगे हम देखेंगे टाइप्स के कोफैक्टर भी किस तरह से हो सकते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ विटामिन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है एंजाइम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि किसको कोफैक्टर की जरूरत होती है और किसको नहीं होती। अब जिनमें कोफैक्टर कंबाइन होता है किसी एक्टिव एंजाइम के साथ उसको हम होलोज एंजाइम बोलते हैं, और ऐसे एंजाइम जिनके कोफैक्टर हमारे पास अटैच ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, एपोएंजाइम, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनको मतलब कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो एक्टिव और जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उन दोनों में प्रेजेंट होती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं पेप्सिनोजेन की। पेप्सिनोजेन क्या है, हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम्स की, लेकिन जब भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द एक्टिव साइट पेप्सिड, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जब रिएक्ट करते हैं किसी थर्ड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया है तो किसी और साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम द इनएक्टिव फॉर्म टू द एक्टिव फॉर्म, जिसमें एग्जांपल हमने किसकी देखी है, पेप्सिनोजेन की, जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम वो फैक्टर जिसमें हमने बात किया नॉन प्रोटीन पार्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं एंजाइम्स को, उनमें अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास पहला एक्टिवेटर जैसे हमारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जिनमें हम यूज होते हैं एंजाइम यूज करते हैं मेटालाइट, ठीक है। एंजाइम की जरूरत होता है, ये साथ में कुछ आप एडिशनल अगर हेल्प चाहिए उसमें हमारे पास मेटालाइट, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक एक्सेट्रा है,
एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम की, जो कि क्या कैटालाइज करे ग्लूकोज एंड जो एटीपी है उसका रिएक्शन, ठीक है। ग्लूकोज प्लस एटीपी हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। यहाँ पे जो एटीपी है उससे जो हमारा फॉस्फेट है वो ग्लूकोज को मिला जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी, ठीक है। और अगर हम एक्टिवेटर्स की बात करें, देयर आर ओनली टाइप द एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट डिपेंड, जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर जाता है फिर आके एक्टिवेटर्स अटैच होते हैं और ये डिटैचेबल होते हैं। जब मैग्नीशियम का काम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा इस अपने जो एंजाइम है उससे। नेक्स्ट हम आपको कोएंजाइम की बात करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं वाइटामिन के, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एटीपी और एनएडीपी, ठीक है। ये भी हमारे पास डिटैचेबल कोफैक्टर्स हैं कि उनके साथ ये कोवेंटली एंजाइम से अटैच नहीं होते, जब भी इनका वर्क हो जाता है तो ये क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द एंजाइम। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें कोएंजाइम्स की मदद में कौन सा रिएक्शन होता है, तो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज प्लस एनएडी, जिसने क्या बनाया एसिटाल्डिहाइड प्लस एनएडीएच2। उसके बाद है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे होते हैं जो कोफैक्टर्स हैं वो एंजाइम में कोवेंटली अटैच रहते हैं, ठीक है। ये परमानेंटली अटैच रहते हैं, कभी भी उससे डिटैचेबल नहीं होते। इसमें अगर आप एग्जांपल लें तो हमारे पास एक प्रोफाइलिन रिंग होगी जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है व्हिच इज attached to the enzymes like the cytochrome, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप साइटोक्रोम्स की ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम की, जो एंजाइम है वो वर्क किस तरह करते हैं। हमने पीछे बात की, जो एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, खुद यूटिलाइज नहीं होते और वेरी स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। आगे उसमें जो स्पेसिफिसिटी है वो किस तरह से काम करते हैं मॉडल डिस्कस करेंगे। पहले हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंजाइम है जिसने एक सबस्ट्रेट ए है जिसको कन्वर्ट करना है इनटू सब प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब ए बी में कन्वर्ट होने तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट ए है वो आके एंजाइम के साथ अटैच होगा, ठीक है। एंजाइम और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो अटैच होंगे एट द बाइंडिंग साइड, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब विद द हेल्प ऑफ द कैटालिटिक साइड्स में क्या होना है, ये सबस्ट्रेट है उसने अपने प्रोडक्ट में चेंज होना है, ए ने कन्वर्ट होना है इनटू डी। तो उसको द हेल्प ऑफ द कैटालिटिक साइड दे वर कन्वर्टेड फ्रॉम ए इनटू बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर एंड में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो बन गया, तो अब उससे हमारे जो एंजाइम है उसका वर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे जहां पे उन्होंने यूज ना होंगे और जो एंजाइम है वो दोबारा से एक नया रिएक्शन जो है कैटालाइज करने के लिए तैयार है। स्पेसिफिसिटी की बात करें हम एंजाइम्स की, तो हम बात करते हैं वेरी स्पेसिफिक है। उसकी स्पेसिफिसिटी पे हमारे दो मॉडल्स हैं हमारे पास। मॉडल रिएक्शन के अगर जो एंजाइम है वो वर्क कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अटैच विद सबस्ट्रेट, लेकिन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो एंजाइम से अटैच होंगे। जो पहला मॉडल है हमारे पास वो है लॉक एंड की मॉडल, जो प्रपोज किया था एप्लीकेशन है इन 1894। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल अगर देखा जाए तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉक एंड की कि जो लॉक होता है उसकी एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है। एंजाइम में इसी तरह से वर्क करते हैं कि एक एंजाइम है तो उसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, वो उसी सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा और उसी को कन्वर्ट करेगा। अगर कोई अलग से मतलब एक एंजाइम है उसकी एक स्पेसिफिक शेप है तो वो स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम से वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है क्योंकि जो एंजाइम है वो बहुत सारे वेरिएशन है उनको कैटालाइज करते हैं, तो जो एंजाइम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हम अगला मॉडल देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लॉक की मॉडल को अगर हम देखा जाए तो एक एंजाइम की स्पेसिफिक साइड होगी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो शेप्स बनी हैं एंजाइम्स के लिए। एक हमारे पास क्या है, शेप है और एक ट्रायंगल शेप है। तो जो सबस्ट्रेट्स हैं वो भी अगर इसी शेप के होंगे तो सबस्ट्रेट आपके इस एंजाइम से अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास सर्कुलर शेप सबस्ट्रेट होता तो वो कभी भी इस एंजाइम से अटैच ना होगा और ना ही ये कन्वर्ट होता इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है उसके एक स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट होता है। अगर हम इसी बात को कहेंगे कि एंजाइम है उसमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है तो फिर हमारे पास इस तरह के एंजाइम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जो कि क्या है कि किसी एक ही सबस्ट्रेट को जाके एक्ट करेंगे, उसी पे वर्क करेंगे, तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक अलग से एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लॉक एंड की मॉडल की बात करें हमारे पास नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं जहाँ पे एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को ही अटैच करता है किसी दूसरे से नहीं। यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे यूरियस की, ठीक है। यूरियस क्या करता है, यूरिया प्लस वाटर, ठीक है।
इसे कन्वर्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ द ज्यूरेज। अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे जो अमोनिया बन रहा है, हमें जो सर्कल है ज्यूरेज को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो कन्वर्ट करेगा द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि जो लॉकेट के मॉडल में था कि स्पेसिफिक एंजाइम और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ऐसी बात नहीं है। जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली क्या हो जाते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं, हमें कन्फर्मेशन दे जाती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट है, उसकी जो शेप है हमारे पास वो इस तरह से रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एंजाइम था उसकी शेप भी हमारे पास इस तरह ओवल या सर्कल टाइप आप कह लें। तो अब क्या होगा, अगर हम लॉकिंग की मॉडल की बात करें तो ये कभी भी जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम से प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें जो कि आया था 1959 में, जिसको प्रपोज किया था कोचलैंड ने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एंजाइम है ये अपनी जो चेंज है उसको चेंज करेगा, ठीक है। देखिए हम उसने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज किया है। अब जो सबस्ट्रेट है इसके साथ क्या करेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। तो जो एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं वो इस लिहाज से करते हैं कि जब भी उनके साथ कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो उनमें कन्फर्मेशन चेंजेस होती हैं, खुद को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, वो सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच होकर ऑक्सीडेशन की क्या करता है, कैटालिसिस करता है, और वो सबस्ट्रेट जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोडक्ट। ऐसे एंजाइम जो को खुद को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, इनको हम कहते हैं एलिस्टिक एंजाइम और रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। एग्जांपल हम लेंगे हेक्सोकाइनेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। अगर हम देखें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऐड करता है, तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस होगा ये किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसी तरह से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये कन्वर्ट कर देता है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर का ये मॉलिक्यूल, तो वो कन्वर्ट हम रिएक्शन कर लेते हैं H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, ये कन्वर्ट कर देता है टू कार्बोनिक एसिड H2CO H2CO3, और अगर हम H2CO3 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कार्बोनेट आयन बनेंगे CaCO, ठीक है, नेगेटिव। तो इस तरह से जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन और कन्वर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अगर हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, हम पीछे बार-बार बात करें कि जो एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उनको जो समअप होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसका मतलब यही हो रहा होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे इन लिविंग बॉडी, अब जब सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अफेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जब भी अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो वहाँ पे जो उनमें रिएक्शन करवानी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, हम हीट एनर्जी यूज कर लेते हैं। लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो अप टू 1000 और मोर देन 1000 केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। तो जो सारी उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो बॉडी खुद से सारी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास, तो हम उसको अगर हीट देंगे बॉडी को तो हम इतनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो होती है हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम कर रहे होते हैं। अगर हम वहाँ पे हीट ज़्यादा कर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या पीएच चेंज कर देंगे, तो जो एंजाइम है मोस्टली वो क्या करेंगे, डीनेचर कर देंगे और कभी भी उस रिएक्शन को क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे नहीं, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन को मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। जब एंजाइम्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि उस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी क्या हो, कम जरूरत हो। इसलिए जो आपको ये जो क्वेश्चन है कि लिविंग सिस्टम में हम लार्ज अमाउंट ऑफ फैट क्यों नहीं यूज कर सकते, व्हाई, तो इसका आंसर यही है क्योंकि जो हमारे अंदर प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और हीट चेंज हो जाएगी तो वो डीनेचर कर जाएंगे। अगर डायग्राम के लिहाज से देखें कि एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारे पास वाटर है, जिसमें बनाना है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। अगर इस रिएजेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए नॉर्मली अगर एंजाइम्स का यूज ना करें तो हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, इतनी ज्यादा, ठीक है।
ये नॉर्मली इस रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर हम एंजाइम्स के यूज करें और ये जो रिएक्शन है किसी एंजाइम की मदद से हो, जिसमें हमने एंजाइम आगे डिस्कस किया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अगर यही रिएक्शन आप किसी एंजाइम की मदद से करेंगे तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब इस रिएक्शन को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंजाइम उस एनर्जी को, जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी उसको कम कर देते हैं। अब उसी रिएक्शन को कन्वर्ट होने के लिए टाइम भी कम चाहिए, स्पीड भी हो जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो एंजाइम था वो काम करते रहे रेगुलरली, लेकिन उनको कोई फैक्टर्स अफेक्ट ना करें। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, उनको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिस तरह से हमने टेम्परेचर और पीएच के दो को डिस्कस किया पीछे। लेकिन जो हमारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे थे एंजाइम की मदद से, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स है उनकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं, कौन से फैक्टर्स है उनकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज करते हैं। सबसे हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर कोई हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होना है इनटू द प्रोडक्ट, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम पे क्या होगी, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है उसकी मदद से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में अगर आप देखें कि जिस तरह से आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, ऑप्टिमम लिमिट तक के जो सबस्ट्रेट है वो इंक्रीज होते जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होता जाएगा इंक्रीज। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो आपके पास जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब जो सबस्ट्रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं उसका उस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो उनकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम जो सैचुरेशन लेवल आप कह रहे हैं वहां तक जो सबस्ट्रेट की अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड फैक्टर जो हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को करता है वो हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन, ठीक है। एंजाइम की कंसंट्रेशन भी अगर हम कहें तो इसका डायरेक्टली ही इफेक्ट होता है, मतलब अगर रिलेशन देखें तो डायरेक्टली होगा कि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, अगर आपके पास सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो एंजाइम तब तक उन पे रिएक्ट करता रहेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वहां पे अगर आप एंजाइम ऐड भी करते रहेंगे तो उस रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो सबस्ट्रेट है जो कन्वर्ट होना है इनटू द प्रोडक्ट वो ही खत्म हो गए, ठीक है। तो एक लिमिट तक अगर आप एंजाइम्स का जो लेवल है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो वो भी क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट है आपका वो भी इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर की अगर बात की, जो सारे एंजाइम्स वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंजाइम्स है वो डीनेचर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में अगर अपना जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह से जो एक्टिविटी है जो हमारी रिएक्शन की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो वर्क करते हैं। अगर उससे अगर आप ज्यादा कर देंगे टेम्परेचर तो जो आपके एंजाइम है वही डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, जो आप केमिकल रिएक्शन स्पीड अप करवाना चाह रहे हैं वो भी कभी मतलब कंप्लीटली नहीं हो सकेगा। इसलिए जो एंजाइम है उनका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिस पे वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, लेकिन एक लेवल तक, उस लेवल से आप ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच की अगर हम बात करें तो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है। हर एक एंजाइम की स्पेसिफिक पीएच है कि उसी कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है और कुछ क्या हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, ठीक है एंजाइम। इसी तरह से अगर आप स्टार्टिंग में पीएच इंक्रीज करते जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल जब आप पीएच कर देंगे तो वहां पे जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से अगर आप वो पीएच चेंज कर देंगे किसी भी एंजाइम की जो स्पेसिफिक पीएच पे वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा कि वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन पे इसका क्या होगा, नेगेटिवली इफेक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमने देख लिया कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो किस तरह से उनका जो स्पेसिफिसिटी का मॉडल हमने वो डिस्कस किया, वो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं जो एंजाइम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन की जो उनकी बेसिस है, जो उनके हम नेम देते हैं, उस पे भी हम जो एंजाइम्स हैं वो देखते हैं कि वो किस सब्सटेंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो किस सब्सटेंस पे रिएक्ट करे तो हम एंड पे हमेशा जो एंजाइम्स होंगे उनके एंड पे आपको ए नजर आएगा, ठीक है। जब भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं या नेम देते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि कौन से सबस्ट्रेट पे वो
ऐड कर रहा है, ठीक है। एक तो हम जो उसका सबस्ट्रेट है उसके ऊपर नेम ले लेते हैं और उसके एंड पे एज लगा देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो उसकी बेसिस पे उस एंजाइम का नेम हम रख देते हैं। जिस तरह अगर वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में है तो ऑक्सीडेज, रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो रिडक्टेज। या फिर हम क्या करते हैं कि जो सबस्ट्रेट है और जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, कि वो ऐड कर रहा है और डीएनए, और जो वो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, पॉलीमराइजेशन, तो उसमें क्या है, पॉलीमरेज। तो हम इस तरह से जो नेम है एंजाइम्स के, उनके सबस्ट्रेट, उनके टाइप ऑफ रिएक्शन या सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों पे ही ऐड करते हैं, ठीक है। ये किस तरह से आप उनको नेम लें, या फिर हम उसका नेम इस पे भी बेसिस पे रखते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है। जिस तरह से रुडोलेट बना रहा है तो उसको एंजाइम का रुडोलेज नेम आ गया, ठीक है। जो हम फिर इस तरह के हम 4 कैटेगरीज बनाते हैं जिससे हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले जो हम क्लासिफिकेशन देखने लगे हैं वो देख लेंगे उनकी रिएक्शन टाइप, जो कौन सा रिएक्शन करता है। अगर पहले हम देखें कि जो रिएक्शन जो क्लासिफिकेशन है हमें दी किसने, वो था हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961, जहां पे एंजाइम की क्लासिफिकेशन हुई। अब जब टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेगराइज किया है उसके बेसिस पे हमने एंजाइम्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, जो कैटेगराइज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। जब भी किसी अगर रिएक्शन आपके पास हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलेंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम को, इसकी वजह से उसका जो नेम है वो हमने क्या, जो कैटेगरी है हमने ऑक्सीडो रिडक्टेज में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफरेजेस में आप समझेंगे जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। अदर देन द हाइड्रोजन के अलावा किसी और सबस्ट्रेट को करें तो वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ट्रांसफरेजेस। इसमें एग्जांपल हमारे पास हेक्सोकाइनेज, हमने पीछे भी डिस्कस किया था हेक्सोकाइनेज को, कि वो क्या करते हैं, जब भी ग्लूकोज का एटीपी के साथ रिएक्शन होता है तो वो एटीपी जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर करते हैं टू दी ग्लूकोज, तो वहां पे जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलेजेस, ऐसे एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करते हैं लार्जेस्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनटू द स्मॉल एंड लेकिन विद द हेल्प ऑफ द वाटर। हाइड्रोलेजेस का मीनिंग ही है कि यहाँ पे वाटर की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। इसमें जो एग्जांपल्स हमने इंक्लूड किया वो हमारे पास है प्रोटीओलिटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स की जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूलर प्रोटीन उसको कन्वर्ट कर देंगे टू द पेप्टाइड। इसमें एग्जांपल्स हैं ना प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स के लिए, तो हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिन, लिसिन एंड पेप्सिन। नेक्स्ट है हमारे पास लाइजेस, ठीक है। लाइजेस से समझ आ गया कि ये भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिमिलर, लेकिन यहाँ पे जो वाटर की जो होती है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम लेंगे हिस्टीडीन डी कार्बोक्सिलेज, जो ब्रेक डाउन करता है कपलिंग बॉन्ड बिटवीन द हिस्टीडीन, ठीक है, हिस्टीडीन में और कन्वर्ट कर देता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टीडीन में। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरेजेस, आइसोमेरेजेस में आइसोमीन होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो एंजाइम करता है इंट्रामॉलिक्यूलर करता है रीअरेंजमेंट आइटम्स की, ठीक है, तो उसका बिल्कुल एक सिमिलर आइसोमर बनाता है, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ठीक है, जो क्या कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हमारे पास रीअरेंजमेंट हो रही है वो एंजाइम कार्य होता है, उनको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, आइसोमेरेजेस। नेक्स्ट जो रिएक्शन टाइप हम डिस्कस करने लगे वो हमारे पास है लाइगेजेस, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे उनको सबस्ट्रेट के बेसिस पे। तो लाइगेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास एग्जांपल हमने जैसा डीएनए पॉलीमरेज की ली, तो पॉलीमरेजेस का क्या फंक्शन होता है कि वो सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको जोड़े और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए हायरार्की उसको अरेंज करें। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो हम पॉलीमरेज की ही लेंगे कि जो पॉलीमर्स को लिंक करता है और दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट द बाइंड टुगेदर द टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और जो एनर्जी होती है इनको जोड़ने के जो चाहिए होती है वो ड्रैग होती है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट की बेसिस पे अगर हम करें तो हमारे पास है प्रोटीएजेस एंड लिपेजेस। प्रोटीएजेस के इसमें अगर यहाँ पे किस पे ऐड करेंगे होंगे, ये प्रोटीन्स पे, ठीक है। अब जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है उनको कन्वर्ट करना तो उसमें जो सारे एंजाइम्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, प्रोटीएजेस में इंक्लूड करेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन की, जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉलर मोनोमर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अमाइनो पेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो डाइजेस्ट करते हैं
प्रोटीन और डाइपेप्टाइड्स को इनटू स्मॉलर अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लिपेजेस। लिपेजेस की देखें तो ये लिपिड्स रिएक्ट करते हैं और लिपिड जैसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइकोल एंड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड सब है, तो उन सब के लिए हमारे पास एक अलग एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारे पास क्या अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन। उसके बाद हमारे पास सेलुलोज जो डाइजेस्ट करेगा सेलुलोज को इनटू सेलुलोज। उसके बाद माल्टेज है, माल्टेज को जो माल्टोज है उसको कन्वर्ट कर देगा जो ग्लूकोज सुक्रेज है जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा। ये हमारे पास सारी क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है जिनकी हर एक उनकी जो जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसी पे उसका नेम है, ठीक है। लैक्टोज को अगर हम कन्वर्ट करें तो लैक्टेज है, सुक्रोज को कर रहा है तो हमारे पास क्या है सुक्रेज। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस जाहिर सी बात है जो है ये ब्रेक डाउन करेंगे हमारे पास डीएनए एंड आरएनए को, ठीक है। डीएनए अगर वो डीएनए को करें तो हमारे पास क्या होंगे डीएनए, और अगर आरएनए को करें तो हमें आरएनए बोलेंगे। और एटीपी को अगर करें हाइड्रोलाइसिस एटीपी की मसल्स के अंदर तो हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे एटीपेज। आगे हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की। तो जब भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एंजाइम कैटालाइज कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो एंजाइम्स की आगे एक्टिविटी को क्या करें इनहिबिट कर दें। इसमें हम दो कैटेगरीज के जो फिनोमेना होता है कि जो एंजाइम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा उसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम से मिलते जुलते होते हैं मतलब जो अगर किसी एक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है तो उसमें कोई एक सिमिलर मॉलिक्यूल आ गया और उसने रिएक्शन को नहीं होने दिया तो जो उस रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें अगर हम इंक्लूड करना चाहिए तो हमारे पास एंटीबॉडीज हो सकती है, साइड में कुछ पॉइजन्स भी हैं। इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है इनहिबिशन में कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल एंजाइम से आया है हमारे पास कि उसने उसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है, किस सबस्ट्रेट। अगर हमारे पास एंजाइम आया है तो जो सबस्ट्रेट है उसके सिमिलर भी आएगा, ठीक है। अगर एक एंजाइम था उसने एक सबस्ट्रेट को करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास जिसमें एंजाइम सक्सिनेट की मदद में सक्सिनेट को कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूमेरेट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो एंजाइम है अपनी जगह लेकिन जो हमारे पास सक्सिनेट है उससे एक मेजर सिमिलर मॉलिक्यूल हमारे पास मैलोनेट, ठीक है। अब एंजाइम्स में क्या काम था कि उन्हें सक्सिनेट को कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूमेरेट, लेकिन जब उसके पास मैलोनेट आया तो फिर उसने क्या किया कि ये उससे थोड़ा बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। अब एंजाइम के साथ वो क्या हुआ अटैच तो हो गया, ठीक है, उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया लेकिन वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच तो हो जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स तो बना लें लेकिन कोई प्रोडक्ट ना बनाए तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो जो सिमिलर था उन्होंने कम्पीट तो किया लेकिन वो फेल हो गए इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं उनके स्ट्रक्चर बेसिस पे तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो हमारे पास जो इनहिबिशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो हमने भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात की तो इसकी कोई डेली लाइफ इंपॉर्टेंस भी हो तो जैसे अगर हम देखें तो ये सपोर्ट करता है लॉग-इन मॉडल को, ठीक है। लॉग-इन मॉडल किस तरह से सपोर्ट करता है कि जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो ये जो लॉग-इन मॉडल है उसी को सपोर्ट कर रहा है कि जो एक हमारे पास एंजाइम है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही उस पे एक्ट करके उसको कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट। और जो हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें ऐसे हम ड्रग्स में यूज करते हैं, ठीक है। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसका जो एक सिमिलर प्रोडक्ट होता है उसको हम बैक्टीरिया से अटैच कर देते हैं, वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी को क्या कर देता है, जो बैक्टीरियल पैथोजन होता है उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो हमारे पास क्या है सल्फोनामाइड है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। एक हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि क्या है हमारे पास एक एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स की। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव तो इसमें था कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, और उसकी एक्टिव साइट पे ही आके अटैच हुए लेकिन वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा जो सबस्ट्रेट जिसने एक्ट करना आपके एंजाइम पे उसको जो सिमिलरिटी तो नहीं होगी और वो जो एक्ट करेगा वो अदर देन एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंजाइम है और यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट ए में आके अटैच होना था लेकिन हमारे पास सबस्ट्रेट जो बी है इनहिबिटर
वो आया। अब इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में ये वाला जो सबस्ट्रेट था बी, वो आके एक्टिव साइड पे ही अटैच होता था, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट बी है हमारे पास आया है इनहिबिटर, वो अदर देन एक्टिव साइड किसी और एक्टिव साइड पे आगे अटैच हो जाता है। एक्टिव साइड ही होती है, उसको हम एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, अदर देन एक्टिव साइड, ठीक है। तो एक्टिव साइड पे आके अटैच नहीं होगा, लेकिन अदर देन एक्टिव साइड जिसको हम एलोस्टेरिक साइड बोलते हैं, वहां पे आके अटैच होगा और जो एंजाइम है उसमें कुछ कंफर्मेशन चेंजेस कर देगा। अब क्या होगा, कंफर्मेशन चेंजेस हो जाएगी, तो ये जो सबस्ट्रेट है जिसने इसी एंजाइम से ही एक्ट करके है प्रोडक्ट्स में चेंज होना था, अब ये वाला जो एंजाइम है जो सॉरी हमारा सबस्ट्रेट है वो इसका बेशक अटैच हो जाए, यहाँ से जो हमारा इनहिबिटर है वो भी अटैच हो गया है, तो क्या होगा कि ये कभी भी जो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनहिबिटर के अटैच होने से जो एंजाइम है उसमें स्ट्रक्चर डेवलप ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आई हैं, जिससे अब ये वाला जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज नहीं हो रहा, वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास हम नॉन इनहिबिटर्स की बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, ये हमारे पास जो एंजाइम है उसको रिवर्सली मतलब उसके साथ अटैच होते हैं और इनहिबिटेड हो सकते हैं, और कभी कभी ये पूरे एंजाइम्स को इरिवर्सिबल कर देते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्कुल डीनेचर कर देते हैं ताकि वो दोबारा काम ना कर सके। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बाद भी तो इसमें जो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, हमारे पास है आयरन, हैवी मेटल और कुछ हमारे पास पॉइजन, जिनमें हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे पॉइजन हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जाके अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जाके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसको जाके इनहिबिट कर देते हैं, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, सारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। And they block the action of this enzyme by combining with the iron which may be present in the prostatic group, और ये उसकी जो रिंग होता है एंजाइम उसकी प्रोफाइल में उसके आयरन के साथ भी अटैच होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स में आप देख सकते हैं सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कॉपर है, ये भी क्या करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, ये कंबाइन करते हैं विद द थायराइड ग्रुप इन द एंजाइम, और फिर जब थायराइड ग्रुप एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसकी जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती हैं उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी वजह से फिर यहाँ पे जो एंजाइम है वो भी अपना प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं कि एंजाइम को या तो परमानेंटली डैमेज कर देते हैं ताकि वो उससे से इरिवर्सिबल हो कि वो कभी वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में ना आए, या फिर रिवर्सिबल हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कभी भी हमारे पास अगर हमने फार्मेकोलॉजी से बात की कि हमारे पास एक एंजाइम है उसकी एक्टिव साइड पे आगे सबस्ट्रेट ए में अटैच होना था और कन्वर्ट होना था इनटू प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास एक सिमिलर हमारे पास एक इनहिबिटर है वो अटैच हुआ एट द अदर देन द एक्टिव साइड। तो अब हम ये भी तो एक हो सकता है ना आपके क्वेश्चन पे, जो इरिवर्सिबल हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है माने हम सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कर दें, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें तो जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं शायद वो वर्क करना छोड़ दें या उससे अटैच ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सबस्ट्रेट की जो हमारे पास है ये उसकी जो क्वांटिटी आप उसको ज़्यादा करते रहेंगे उसका कोई भी इफेक्ट एंजाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि जो एंजाइम है जो हमारे पास इनहिबिटर अटैच हुआ है उसके इनहिबिटर के अटैच होने की वजह से एंजाइम के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ गए हैं। तो अभी आप सबस्ट्रेट जो है नॉर्मल उसकी बेशक आप क्वांटिटी ज़्यादा करते रहे तो एंजाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो लास्ट में हम जो मैकेनिज्म देख लेते हैं वो हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है। तो एंजाइम नहीं अगर रिएक्शन उन्होंने कर दिया स्टार्ट तो अब वो सारे प्रोडक्ट्स बनते ही रहेंगे, जब भी कोई चीज़ अगर बनती है तो उसकी इनहिबिशन भी होती है, ठीक है। लेकिन जैसा पीछे हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वो था कि एक नॉर्मल जो रिएक्शन हो रहा है उसको इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन अगर कोई नॉर्मली फंक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे अब उसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। कोई भी चीज़ एक्सेस में जरूरत नहीं होती लिविंग बॉडी को। अब वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक्सेस में हो जाएगा तो अब उसकी एक नेचुरल वे में क्या होनी है, इनहिबिशन होनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम के थ्रू तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एंजाइम की जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लिया एंजाइम 1 ऐड किया, आपने सबस्ट्रेट इनको दे दिया, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट फिर वो एंजाइम 2 से ऐड हुआ, सेकंड बना एंजाइम 3 और फिर हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट बन गया। अब ये एंड प्रोडक्ट बन गया, इसने इतना सारा वर्क कर लिया है, अपने रिएक्शन में सारा जो काम करता फंक्शन परफॉर्म कर लिया है। अब इसकी रिएक्शन में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अब आपको ये नहीं चाहिए। अब क्या होगा कि जो एंड प्रोडक्ट है ये आपके अटैच के साथ जो एंजाइम है उसके साथ दोबारा आके अटैच होगा और उस एंजाइम की जो एंजाइम 1 जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उसकी क्या कर देगा, इनहिबिशन कर देगा कि अब वो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट ना करे इनटू सबस्ट्रेट 2,
ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को रोक देगा कि वो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बनाना कम कर दे या खत्म कर दे। ठीक है, तो इस इनहिबिशन में जो हमारा प्रोसेस होता है, नेचुरल में हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं होने देते, उसकी नेचुरल में हम क्या इनहिबिशन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। कि वही प्रोडक्ट जो बन रहा है वही फीडबैक दे रहा है कि अब इसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया जाए। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं अमाइनो एसिड एस्पार्टेट की। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्योरीन, लेकिन डायरेक्टली किसी एक एंजाइम से नहीं होता बल्कि 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन से होता है। 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन बनते हैं तो एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है इनटू थ्योरीन। ठीक है, तो अब ये जो पूरा एक रिएक्शन चल रहा है, जैसा आपके डायग्राम में एग्जांपल बताया, यहाँ पे तो 3 रिएक्शन थे, लेकिन अगर आप एस्पार्टेट की बात करें तो यहाँ पे इस तरह के 5 रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे जो फीडबैक होगा अगर थ्योरीन बन गई है एस्पार्टेट से, तो उसमें फिर जाके इसमें जाके एंड प्रोडक्ट में क्या है, एंजाइम 1 को जाके मैसेज देना है या फीडबैक देना है कि अब इसकी प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो ये जो हमारा आज के टेस्ट में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कंप्लीटली कि एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचुरली नहीं होते, मोस्टली होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए भी हमारे पास होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इनके जो नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनको हेल्प करते हैं, कोफैक्टर्स, उनके बारे में देखा, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और किस तरह से जो एंजाइम है उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनके सबस्ट्रेट के बेस पे जो कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बेसिस पे, और किस तरह से जो फीडबैक इनहिबिशन होती है, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वही जाके एंड प्रोडक्ट फीडबैक देता है अपने रिएक्शन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था कि अब इस रिएक्शन में इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।